हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम संगम युग के बारे में देखेंगे। साथ ही दक्षिण भारत के जितने भी राजा रहे हैं उनके बारे में भी एक शॉर्ट नोट्स यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले संगम युग की बात करते हैं। तो संगम युग जो है भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणी छोर जो कृष्णा नदी के दक्षिण में पड़ता है और यहाँ पर 3 राज्यों में क्या था, विभक्त था, चोल, चेर और पांड्य। अशोक के द्वितीय शिलालेखों में चोल, पांड्य और केरल पुत्र एवं सतीय पुत्र का उल्लेख यहाँ पर होता है अशोक के द्वितीय अभिलेख में। आगे है जो साम्राज्य की सीमा पर बसा करते थे अशोक के समय पर, कौन कौन से, चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सतीय पुत्र। आगे संगम शब्द का अर्थ होता है संघ, संघ होता है, परिषद होता है, गोष्ठी होता है, तमिल कवियों का सम्मेलन है। इन परिषदों का संगठन पांड्य राजाओं के संरक्षण में किया गया था। आगे है विभिन्न संगम युग के बारे में, संगम जो हुए हैं उनके बारे में देखते हैं, यानी कि विभिन्न गोष्ठियों के बारे में देखते हैं। तो प्रथम जो है अगस्त्य ऋषि के अध्यक्ष थे इस समय प्रथम में, और ये पांड्य राजाओं ने आयोजित किया था। स्थल मदुरई है, संख्या जो है 549 है। आगे है द्वितीय जो कि तोलकपियन, इसके अध्यक्ष थे तोलकपियन। जब हम संगम साहित्य के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय भी तोलकपियन आएगा और उनकी बुक का नाम आएगा। तो यहाँ अध्यक्ष रहे हैं वो भी द्वितीय के, और पांड्यों ने ही 3 बार किया है, ये हमें याद रखना है। यहाँ से भी जो है क्वेश्चन पूछ चुका है यूजीसी नेट, और अध्यक्ष से भी पूछ चुका है, तो और स्थलों से भी उसने पूछे हैं, तो हमें सारे याद रखने हैं। पहले में मदुरई था, दूसरे में कपाटपुरम था और तीसरे में उत्तरी मदुरई था। यानी कि पहले में मदुरई, दूसरे में मदुरई और तीसरे में मदुरई, और जो दूसरा है वो कपाटपुरम स्थल में हुआ था। क्योंकि तीसरा जो है वो उत्तरी मदुरई है, ये भी हमें याद रखना है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि मदुरई दिया हो और उत्तरी मदुरई तीसरे में, तो हमें आंसर हमें उत्तरी मदुरई करना है। आगे है, आगे देखते हैं। अब चोल राज की बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि 3 जो थे चोल, चेर, पांड्य। तो हम सबसे पहले हम मैप में देखते हैं। तो दक्षिण भारत का ये मैप है जिसमें चेरा, चोला और पांड्या ये 3 साम्राज्य हुआ करते थे। अब डिटेल में इसका देखते हैं। चोलों के बारे में सबसे पहले देखते हैं। चोला राज्य पूर्वी तमिलनाडु के पेन्नार तथा बेलार नदियों के मध्य क्या था, स्थित था। इसका प्रतीक चिन्ह जो है बाघ था। प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मनलूर थी। चोलों की अन्य राजधानियां थी उरेयूर, तंजावुर एवं पुहार। तो चोलों की 3 राजधानियां थी। उरेयूर, पहली है उरेयूर, दूसरी है तंजावुर और तीसरी क्या है, पुहार। आगे है इलंजेत चिन्नी, चोल राजवंश का प्रथम शासक था। उसने अपनी राजधानी किसको बनाया था, तो उरेयूर को में स्थापित की थी इलंजेत चिन्नी ने। आगे है करिकाल, ये करिकाल बहुत इम्पोर्टेंट है चोल राज्य में। तो करिकाल प्रारंभिक चोल राजाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसका काल लगभग 190 ईसा पूर्व माना जाता है। करिकाल का अर्थ होता है जले हुए पैरों वाला व्यक्ति। तो यहाँ से भी प्रश्न जो है पूछा जा चुका है, करिकाल का अर्थ क्या होता है, तो जले हुए पैरों वाला व्यक्ति। आगे है उसने किसको राजधानी बनाया था, तो पुहार को बनाया था। पुहार जो कि कावेरी पत्तनम भी कहते हैं कि स्थापना की, और कावेरी नदियों के किनारे कम से कम 160 किलोमीटर लंबा क्या बनवाया था, बांध बनवाया था। आगे है तंजौर के निकट बीरनी के युद्ध से उसे अत्यधिक प्रसिद्धि हुई, किसको, करिकाल को। इस युद्ध में उसने चेल पांड्य राज्य के 11 राजाओं के समूह पर क्या कर ली थी, विजय प्राप्त कर ली थी। करिकाल जो है 7 स्वरों संगीत का ज्ञाता था तथा वैदिक धर्म अनुयायी था। तो काफी इम्पोर्टेंट है कि उसको 7 सुरों का ज्ञान था संगीत का, और वैदिक धर्म अनुयायी भी था। आगे अब हम बात करेंगे चेरा का।
तो चेरा इस इधर है, मैप पे में देखेंगे तो चेरा ये रहा। तो चेर राज्य जो है केरल पुत्र के नाम से भी चर्चित यह राज्य आधुनिक कोंकण, मालाबार का तटीय क्षेत्र, उत्तरी त्रावणकोर और कोचीन तक विस्तृत है। चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष्य था। तो चेरों का क्या है? धनुष्य जो है चिन्ह हुआ करता है, धनुष। आगे है उदयन जेराल इस वंश का प्रथम शासक था। कहा जाता है कि उसने महाभारत के युद्ध में भी भाग लिया था। उदयन जेराल ने लेने वाले वीरों को क्या करवाया था? उसने भोजन करवाया था। उदयन जेराल ने एक बड़ी पाकशाला भी बनवाई थी। तो एक तो उसने खाना खिलवाया था युद्ध में जो भी भाग लेने वाले वीरों को, और उसने एक पाकशाला भी बनवाई थी। आगे शेन गुटवन, शेन गुटवन को लाल चेर भी कहते हैं। तो लाल चेर किसको कहते हैं? शेन गुटवन को। उसने उत्तर दिशा में चढ़ाई की और गंगा को पार किया। उसका यशोगान पर रण कवि ने किया है। तो शेन गुटवन का वर्णन किसने किया है? पर रण कवि ने किया है। यह कौमार्य की देवी उपासना से संबंधित पतिनी संप्रदाय का संस्थापक था। तो ये भी हमें याद रखना है। आदिक ईमान नामक चेर शासक को दक्षिण में गन्ने की खेती प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण भारत में गन्ने की खेती का प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो आदिक ईमान को श्रेय दिया जाता है। अगला है नेदुनजेराल आदन ने मरंदो को अपनी राजधानी बनाया। उसने यवरम्बन की उपाधि ग्रहण की थी, जिसका अर्थ होता है हिमालय तक सीमा वाला। आगे है अब पांडे राज की हम बात करेंगे। तो पांडे कहाँ है? सबसे नीचे जो है वो पांड्या राज्य है, ये रहा। पांडे राज के बारे में हम बात करेंगे। पांड्य राज्य प्रायद्वीपों के सुदूर दक्षिण में और दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित था। मदुरा इसकी राजधानी थी। इसका प्रतीक चिन्ह जो है कर्प यानी कि एक प्रकार की मछली, क्या है? मछली है। तो ये मछली इनका क्या हो गया? चिन्ह हो गया। आगे मेगस्थनीज ने पांड्य राज का उल्लेख किया। यहाँ से भी यूजीसी क्या है क्वेश्चन पूछ चुका है। मावर, तो उसने जो उल्लेख किया है मेगस्थनीज ने मावर नाम से किया है। यह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ स्त्रियों का शासन था। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेगस्थनीज ने इसका वर्णन किया है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी ये कि मावर नाम से उसने उल्लेख किया है कि जो पांड्य राज्य है वो मावर है। तीसरा ये कि ये मोतियों के लिए फेमस था। और चौथा ये कि यहाँ पर जो है स्त्रियों का शासन हुआ करता था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे है पांड्य शासक नेडियोन ने पहरुली नामक नदी का अस्तित्व प्रदान किया और समुद्र पूजा प्रारंभ करवाई। किसने? नोडियोन ने समुद्र पूजा। आगे पांड्य शासकों ने सबसे विख्यात नेदुनजेलिन था, सबसे फेमस नेदुनजेलिन था। इसकी प्रसिद्धि जो है तेलियांगनम के युद्ध में विजय के परिणाम स्वरूप हुई थी। पत्तू में नेदुनजेलियन के जीवन का विवरण मिलता है। नेदुनजेलियन ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में अपना क्या भेजा था? राजदूत भेजा था। संगम कालीन कवियों में नक्कीर, कल्लाद नार, मुंगी डू मरुदन को संरक्षण क्या दिया था? प्रदान किया था। नेदुनजेलियन के बाद उसका छोटा भाई कोरको गद्दी पर बैठा। उसने सती
कणंगिनी कंगड़िनी, शायद मैं इसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पा रही हूँ, तो आप मुझे यहाँ पर माफ करिए। कणंगी के सम्मान में विशाल उत्सव आयोजित करवाया था। किसने? तो कोरको ने। आगे है, अब ये तो हो गया संगम कालीन जो भी चोर चेर पांडे। अब उसकी शासन व्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो संगम कालीन प्रशासन राजतंत्रात्मक और वंशानुगत हुआ करती थी। समस्त अधिकारी राजा में निहित थे। समस्त अधिकार जो है राजा में निहित थे, जो प्रजा को संतान के रूप में मानते थे। राज्य का सर्वोच्च न्यायालय राजा की सभा मनरम होती थी। राजा का जन्म प्रतिवर्ष मनाया जाता था, जिसे पेरुनल कहते हैं। राज्य मंडलों में विभाजित था। राज्य किसमें था? मंडलों में विभाजित था। तो यहाँ पर देखते हैं, राज्य हो गया, राज्य विभाजित था किसमें? मंडलों में। नाडु या जिला में, नाडु या जिला में तथा नाडु उर या गांव। तो इस तरह कुछ शासन व्यवस्था जो थी, राज्य विभाजित था इसमें, मंडल विभाजित था नाडु में, नाडु विभाजित थे गांव में, यानी कि उर में। आगे है, समुद्र तटीय कस्बों को पत्तिनम, बड़े गांव पेरूर, छोटे गांव सुरूर और पुराने गांव मुडूर कहलाते थे। तो बड़े गांव यानी जो बड़ा गांव हो गया उसको बड़ा गांव पेरूर, और उससे छोटा हो गया तो सिरूर, और जो पुराना हो गया उसको मुडूर। अब यहाँ पर प्रमुख अधिकारियों की बात करते हैं। तो मंत्री जो है, मंत्री को अमेय यच्चार कहा जाता था। तो ये हमें नाम याद करना पड़ेगा, चाहे जितना भी टफ हो प्रोनाउंसिएशन करना। तो मंत्री को अमेयचार कहा जाता था। पुरोहित को पुरोहितार कहा जाता था। सेनापति को सेनापतियार कहा जाता था। दूत को दूतार, गुप्तचर को ओरेयर कहा जाता था। तो एक मंत्री हो गया और एक गुप्तचर, ये थोड़ा सा टफ है, बाकी तो मिलते जुलते हैं। तो दो को हम आसानी से एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, संगम कालीन शासक के पास पेशेवर सैनिक होते थे। सेना की अग्र टुकड़ी तुस्सी ये एक शब्दावली है, और पिछली टुकड़ी जो है कुले कहलाती थी। तुस्सी और कुले जो है सेना की अग्र टुकड़ी होती थी। सेना प्रमुख को एनाडी के उपाधि दी जाती थी। युद्ध में मारे गए सैनिकों की पाषाण मूर्तियां स्मारक स्वरूप क्या करते थे? बनवाया करते थे। आगे देखते हैं आर्थिक स्थिति में। तो आर्थिक स्थिति इस समय क्या थी? संगम काल की सुचालित और पूर्णतया आत्मनिर्भर थी। सामान्यतः लोग अधिकांशतः कृषक तथा पशुपालक, शिकारी, मछुआरे थे। समृद्ध और शक्तिशाली वर्ग तीन प्रकार के थे, वेतर, वेली और वेलार। वेतर, वेलिर और वेलार ये क्या थे? समृद्ध थे, समृद्ध और शक्तिशाली वर्ग थे। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा गया है। अधिकांश व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। बाजार को अवेनम के नाम से जाना जाता था। यह लेन देन का केंद्र होता था। आगे है पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लेखक अज्ञात हैं, मतलब पता नहीं किसने लिखा है। तो पेरिप्लस ऑफ एथेरियन सी के अकॉर्डिंग टिंडिस, मुजिरिस, नेलसिंडा, नौरा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। तो ये पश्चिमी तट के, यानी कि अगर हम दक्षिणी उसका माने तो पश्चिमी
तट कौन सा हुआ, ये वाला जो है पश्चिमी तट के हुए, और ये जो है पूर्वी तट। तो यहाँ पर क्या है, टिंडिस है, टिंडिस हो गया, मुजिरिस हो गया, नेलसिंडा हो गया, नोरा हो गया, और आगे है चोल राज्य में पुहार। तो चोल कहाँ पर था, हमने मैप में हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो चोल जो है वो इस साइड है, चोल जो है इस साइड है चोल। तो यहाँ पर क्या है, पुहार यानी कावेरी पट्टनम, और पुहार और पांड्या इस समय इधर था। तो यहाँ पर क्या हो गया, सालीयूर। और चेर राज्य में कोकई प्रमुख। अब इस समय यहाँ पर जो था चेर था, तो चेरों का कौन सा था सबसे प्रमुख, तो यहाँ पर हो जाएगा कोकई, कोरकई। तो चेरों का कोरकई, चोल का पुहार, और पांड्यों का शलियूर जो है प्रमुख बंदरगाह था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस समय जो यूजीसी नेट पूछ रहा है वो इसी तरह के प्रश्नों को पूछ रहा है कि पश्चिमी तट के कौन कौन से हैं, पूर्वी तट के कौन कौन से हैं, चोलों का कौन सा था, पांड्यों का कौन सा प्रमुख बंदरगाह था, और चेरों का कौन सा। तो हमें ये चीज बहुत हमें याद रखनी है। आगे है यहाँ पर कोरोमंडल समुद्र तट पर अरिकमेडु प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करता था। आगे है आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं थी सोना, चांदी के सिक्के, पुखराज, महीन कपड़े, छापे, वस्त्र, सुरमा, शीशा, टिन, तांबा एवं शराब आदि यहाँ पर क्या है, आयात की जाती थी। अब निर्यात क्या क्या किया जाता था, तो काली मिर्च, मतलब आयात मतलब बाहर से आता था, और निर्यात मतलब भारत से बाहर जाता था। तो काली मिर्च हो गई, मोती हो गया, हाथी दांत हो गया, रेशमी वस्त्र हो गए, नीलमणि हीरे हो गए, मसाले हो गए, सूती वस्त्र हो गए। तो ये क्या है, बाहर जाते थे, यानी कि निर्यात होते थे। आगे प्रथम शताब्दी ईस्वी में रोम के साथ व्यापार तमिलों के लिए इतना अधिक लाभप्रद था कि पांड्य नरेश ने रोमन नरेश अगस्टस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसके पास क्या है, 2 दूत भेजे थे। आगे है सामाजिक स्थिति की बात करें तो संगम युग क्या है, 4 वर्णों में विभक्त था, 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ग थे अरसर, अरसर यानी शासक, अंडियन, अंडनर ब्राह्मण, बेनीगर क्या है वणिक, वेलार क्या है वेलिर यानी किसान। यह वर्ण व्यवस्था आर्य युगीन वर्ण व्यवस्था से भिन्न थी। तमिल भूमि में ब्राह्मण का दर्शन सबसे पहले संगम युग में होता है। इस युग में तीव्र सामाजिक विषमता का बोध होता है। तोलकाप्पियम में सामाजिक तमिल समाज की 3 वर्णों में विभाजित करने का उल्लेख मिलता है। विवाह को आर्यों द्वारा एक संस्कार के रूप में स्थापित किया गया था। अस्पृश्यता तथा दास प्रथा का भी प्रचलन यहाँ पर था। बिलाल यानी धनी किसानी, उड़वार जो है साधारण हलवाहा, कैडेसियस जो है भूमिहीन मजदूर हुआ करता था, अरसर जो है शासक वर्ग, पुलेयन जो है रस्सी बनाने वाला, मलवर जो है डाका बनाने वाला, एनियर जो है शिकारी की जाति होती थी, परतियर गणिका होती थी, पुलेयन रस्सी की चारपाई का निर्माता था। तो रस्सी बनाने को भी क्या है, पुलियन कहा जाता था, और रस्सी की चारपाई बनाने वाले को भी पुलियन कहा जाता था। वेनिगर जो है व्यापारियों को कहा जाता था। कणी गोचर जो है नर्तकी को कहा जाता था। अंडनर जो है ब्राह्मणों को कहा जाता था। वेलिर जो है मजदूर और कृषक वर्ग को कहा जाता था। तो ये थे कुछ सामाजिक व्यवस्था के प्रमुख
अंग होते थे। आगे है अगस्टस तथा टिबेरियस की मोहर वाले सिक्के और नीरो के सोने एवं चांदी के सिक्के जो है तमिल प्रदेश में अनेक स्थलों पर क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। आगे संगम काल के व्यापार के संबंध में पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी से प्रकाश पड़ता है। इस समय तक तमिलकम का अरब, मिस्र, चीन और रोम से सीधा व्यापार मार्ग स्थापित हो चुका था। राजस्व का प्रमुख स्रोत जो है भू राजस्व था। उसकी दर उत्पादन 1/6 भाग थी। भूमि की पैमाइश के लिए माँ और बेलिक पैमाने का उपयोग होता था। तो यहाँ पर माँ और बेलिक संगम काल में क्या है, पैमाना उपयोग होता था भू राजस्व के, भूमि की पैमाइश के लिए। आगे है धार्मिक स्थिति। तो धार्मिक स्थिति की यहाँ पर देखते हैं, बात करते हैं। तो संगम युग में धर्म का संबंध कर्म कांडों और कतिपय आध्यात्मिक अवधारणाओं से है। उनके कर्म कांड का संबंध जीवात्मावादी तथा मानव रूपी देव पूजा के विविध रूपों में था। पुनर्जन्म, वीर पूजा, पितृ पूजा, सती पूजा का संपूर्ण दर्शन मृत्यु से संबंधित था। जीवात्मा तमिल संगम धर्म का एक प्रमुख अंग था। इसमें प्रस्तर, जल, नक्षत्र और ग्रहों की पूजा क्या थी, शामिल थी। वैदिक संस्कृति को दक्षिण भारत तक पहुंचाने का श्रेय जो है वो अगस्त्य ऋषि को जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्या है, फैक्ट यहाँ पर है। तो वैदिक संस्कृति को दक्षिण भारत में पहुंचाने का श्रेय जिस ऋषि को जाता है वो अगस्त्य ऋषि को जाता है। संगम युग में दक्षिण में वैदिक धर्म का प्रचलन हो चुका था। दक्षिण भारत में मुरुगन की उपासना सबसे फेमस थी। तो मुरुगन एक उपासना करने वाले देवता थे, मतलब इनकी उपासना की जाती थी। बाद में मुरुगन का नाम सुब्रह्मण्य भी मिलता है और स्कंद कार्तिकेय के साथ इस देवता का एकीकरण हो जाता है। मुरुगन का प्रतीक क्या है, मुर्गा है, यानी कुक्कुट को ही मुर्गा बोलते हैं। आगे देखते हैं, अब विभिन्न प्रदेशों से जुड़े देवताओं के बारे में देख लेते हैं। इस समय कुरुंजिज यानी पर्वत देवता थे, मतलब पर्वतों के देवता जो है मुरुगन थे। निवासी जो है कुरुबर शिकारी करते थे। पिल्लो निर्जर स्थल कोरनाबाई इनके देवता थे। मरवर और योद्धा जो हुआ करते थे वो यहाँ पर रहते थे। मुल्लो यानी जंगल किसके लिए था, कुरुम्बर यानी गरड़िए रहते थे। मेयन यानी विष्णु जो है इसके देवता थे। मिरुदम यानी जुते क्षेत्र में रहते थे अलवर कृषक, इनके देवता इंद्र थे। नेतल समुद्र तट पे रहते वाले मछुआरे हुआ करते थे, इनके देवता थे वरुण। आगे हम संगम साहित्य की बात करेंगे। तो संगम साहित्य के बाद हम और जितने भी राजवंश हैं दक्षिण भारत के उसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तो संगम साहित्य यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। संगम काल 2 वर्णों में विभाजित था, अगम और पुरम, यानी कि संगम साहित्य 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक हो गया आगम यानी प्रेम संबंधी, और पुरम हो गया पुरम जो हो गया राजाओं की प्रशंसा के लिए। आगे है तमिल प्रदेश के लोग जो है ईस्वी के प्रारंभ के पहले से ही लिखना जानते थे। ब्राह्मी लिपि में लिखे गए 75 से भी अधिक छोटे छोटे अभिलेख प्राकृतिक गुफाओं विशेषकर मदुरै प्रदेश में पाए गए। एतुगोतई 8 संग्रह ग्रंथ है, मतलब एतुगोतई जो है 8 संग्रह ग्रंथ को कहा जाता है। तो एतुगोतई 8 संग्रह ग्रंथ, पतु 10 गीतों का संग्रह है तथा पत्तु चेर शासकों का शौर्य विवरण है। प्रमुख संगम साहित्य है, तो 3 हमें एतु पत्तु और पत्तु जो है चेर शासकों का शौर्य विवरण यहाँ पर दिया गया है। तोलकपियम की रचना तोलकपियम ने की थी। ये वही हैं पहले दूसरे ऋषि हुआ करते थे जो हमारे
कवि सम्मेलन हुआ था। संगम संगम काल में जो हमारे कवि का संगोष्ठी हुई है, उसमें द्वितीय में ये क्या थे, अध्यक्ष थे। शिलाब्धिकारम की इंगालो आदिगल ने की थी। मणि मेखले के शीतलो सतनार, जीवक चिंतामणि की तिरुक्त देवर और तिरुकुलार की तिरुवल्लुवर, एहरानुरु की रुद्र श्रमण ने और एनगुरुनु की किलार ने क्या है, रचना की थी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।